बिजली कड़क रही थी, बादल गरज रहे थे और जोरों की बारिश हो रही थी। विला डियोडाटी की खिड़कियों पर बारिश इतनी जोर से पड़ रही थी मानो जैसे आसमान खुद ही गिर रहा हो। अंदर कुछ जवान राइटर्स एक टिमटिमाते हुए मोमबत्ती के पास बैठे थे। एक डरावनी चुनौती दी गई। सबसे डरावनी कहानी कौन लिख सकता है? एक औरत, मैरी शेली, एक ऐसी कहानी लिखने वाली थी जो कई पीढ़ियों तक याद रखी जाएगी। फ्रैंकेनस्टाइन। अब जब आप फ्रैंकेनस्टाइन की कहानी जानते हैं तो हमें कमेंट्स में बताएं कि आपने इससे क्या सीखा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे थम्स अप दें और ऐसे ही और एक्साइटिंग लिटरेरी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। टाइमलेस लिट मास्टरपीसेस, लिटरेचर की सभी चीजों के लिए आपका अपना चैनल। लेक जेनेवा के किनारे वो जगह थे जहां मैरी शेली को प्रेरणा मिली। विला डायोडाटी रचनात्मकता से भरा हुआ उस समय के विचारकों का अड्डा था। जवान होते हुए भी मेरी इस समूह में अपनी जगह बनाए रखती थी। उसका तेज दिमाग और विशद कल्पना ने उसे अपने आसपास के दिग्गज लेखकों के बीच खड़े होने का मौका दिया। फ्रैंकेनस्टाइन सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है, यह एक ऐसी दुनिया की चिंताओं को दर्शाता है जो वैक्नोलॉजिक प्रगति और सामाजिक उथल पुथल से जूझ रही है, बिल्कुल इटालियन रेनेसां के जैसा। मेरी शेली ने इन चिंताओं को समझा, लियोनार्डो दा विंची की तरह असीम महत्वाकांक्षा के परिणामों और वैक्नोलॉजिक प्रगति के नैतिक निहितार्थों पर सवाल उठाए। सन 1816, जिसे बिना गर्मी वाला साल कहा जाता है, माउंट टेम्बोरा में विस्फोट हुआ था जिसने दुनिया को ज्वालामुखी की राख के घूंघट में लपेट दिया था। ये तब की बात है जब मेरी शेली, पर्सी बिशे शेली और लॉर्ड बायरन ने खुद को जिनेवा झील के किनारे विला डायोडाती में पाया। जैसे ही बाहर तूफान आया, खिड़कियों पर बारिश की मार पड़ी और हवा चली, उन्होंने एक दूसरे की संगति में सांत्वना मांगी। भूतों की कहानियां परी जैसे कि खोई हुई गर्मी की बेचैन आत्माओं को बुला रहे हों। एक शाम जब बाहर बहुत तेज तूफान आ रहा था, लॉर्ड बायरन ने एक प्रतियोगिता का प्रस्ताव रखा। हर कोई एक भूतिया कहानी लिखेगा। इस चुनौती ने मैरी की कल्पना को जगा दिया, लेकिन उनकी कहानी आने से मना कर रही थी। एक रात जब वह बिस्तर पर लेटी हुई थी, उनके दिमाग में एक जोरदार तस्वीर आई। एक पीला पड़ा हुआ छात्र एक भयानक प्राणी के पास घुटने टेके हुए है, जिसे उसने खुद बनाया था। उसी पल उन्हें पता चल गया कि उन्हें क्या लिखना है। उस छात्र और उसकी रचना की छवि अंततः फ्रैंकेनस्टाइन बन जाएगी। उस डरावने सपने से परेशान विला डियोडाटी के भयानक माहौल में मेरी शेली ने लिखना शुरू किया। उसकी कहानी एक पूरे उपन्यास में बदल गई, एक ऐसी रचना जो आने वाली सदियों तक लोगों को सोचने पर मजबूर करेगी। उसका नायक विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन वैक्नोलॉजिक अहंकार का प्रतीक बन गया। विला डियोडाटी में उस तूफानी गर्मी में फ्रैंकेनस्टाइन का जन्म हुआ, अंधेरे से उभरती हुई एक रचना, साहित्य का एक अमर हिस्सा। विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन ज्ञान का भूखा इंसानी शरीर के राज और रहस्यों में डूब गया। वो दिन रात अपनी प्रयोगशाला में जुटा रहा, इंसानी अंगों को जोड़ता हुआ। एक अंधेरी और तूफानी रात को उसका प्रयोग अपने चरम पर पहुंच गया। आसमान में बिजली कड़की और उसकी मेज पर पड़ी बेजान आकृति में जान फूंक दी। लेकिन विक्टर की सफलता की चाहत दहशत और घृणा में बदल गई। उसने जो बनाया था उससे डरकर वो अपनी क्रिएशन को छोड़कर भाग गया। अपने बनाने वाले ने उसे छोड़ दिया। अकेला इस दुनिया में धीरे धीरे उसने बोलना सीखा, पढ़ना सीखा और इंसानी जज्बात समझना सीखा। उसे चाहत थी एक्सेप्टेंस की, कंपेनियनशिप की, लेकिन लोग उसके रूप से डरते थे, घृणा से भर जाते थे। वो एक मॉन्स्टर था जिससे दूर रहना था, डरना था और फिर उसने बदला लेने की राह चुनी, अपने बनाने वाले को ढूंढने की ठान ली। काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो की तरह वो किसी भी हद तक जाएगा अपने साथ हुए गलत को सुधारने के लिए। मॉन्स्टर बनाने के बाद विक्टर डर से घिर जाता है। उसे एक भयानक मर्डर का पता चलता है और उसे एहसास होता है कि यह उसके बनाए हुए मॉन्स्टर का काम हो सकता है। डर और गिल्ट से भरे विक्टर मॉन्स्टर को ढूंढने निकल पड़ता है। अपनी गलतियों को सुधारने के लिए वो मॉन्स्टर का पीछा करते हुए देश विदेश भटकता है। शिकारी और शिकार दोनों करीब आ रहे हैं। किस्मत का पहिया एक अनिवार्य टकराव की ओर मुड़ रहा है। फ्रैंकेनस्टाइन दो चीजों से जूझ रहा है, बनाना और बिगाड़ना, दया और क्रूरता।
ये क्रीचर जो समाज के भेदभाव और स्वीकृति की चाहत से बना है, वो आज के जमाने का फ्रैंकेनस्टाइन्स मॉन्स्टर बन गया है। ये कहानी हमें अपने अंदर के राक्षस को देखने पर मजबूर करती है। ये हमें पिनोकियो की तरह ऊपर से देखने के बजाय अंदर देखने के लिए प्रेरित करती है और अनोखे जगहों पर इंसानियत खोजने के लिए कहती है। विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन का डाउनफॉल था नॉलेज के लिए उनकी कभी न बुझने वाली प्यास। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि कभी-कभी अच्छी चीजों की तलाश भी हमारे विनाश का कारण बन सकती है। फ्रैंकेनस्टाइन की कहानी हमें ये याद दिलाती है कि हर साइंटिफिक एडवांसमेंट के साथ हमें उसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में भी सोचना चाहिए। ये एक ऐसी सीख है जो कभी पुरानी नहीं होती। नॉलेज की तलाश हमेशा विजडम और कंपैशन के साथ होनी चाहिए, जैसे कि दा विंची और गैलीलियो ने हमें सिखाया था। फ्रैंकेनस्टाइन की रचना हमारे सबसे गहरे डर को दर्शाती है। यह इंसान होने के नाते प्यार और अपनेपन की हमारी चाहत को भी उजागर करता है। कहानी एक आईने का काम करती है जो हमें क्रूरता की अपनी क्षमता का सामना करने पर मजबूर करती है। यह हमें सवाल करने पर मजबूर करती है कि हम अपने और दूसरों के बीच अंदरूनी और बाहरी दिखावे के आधार पर दीवारें कैसे बनाते हैं। संदेश सरल है, सच्ची इंसानियत हमारी दया और करुणा में है, एक दूसरे को समझने और एक दूसरे की परवाह करने में है। फ्रैंकेनस्टाइन किताब के पन्नों से आगे निकलकर हमारी संस्कृति में रच बस गया है। ये मॉन्स्टर अलग अलग रूपों में हमारी सामूहिक कल्पना में बसता है। हर पीढ़ी मॉन्स्टर में कुछ नया खोजती है और अपने डर के हिसाब से कहानी को नया रूप देती है। मॉन्स्टर की छवि, जिसे बार बार इस्तेमाल किया जाता है और बेचा जाता है, जॉनर क्रिएशन की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। यह हमें याद दिलाता है कि सबसे भयानक आकृतियां भी हमारी कल्पना को जगा सकती हैं और हमारी संस्कृति पर एक अमिट छाप छोड़ सकती है। हम सब फ्रैंकेनस्टाइन के मॉन्स्टर को उसके डरावने रूप और हिंसक प्रवृत्ति के लिए याद रखते हैं, लेकिन इस उपन्यास के गहरे विषयों ने इतिहास में हमेशा चिंतन को जगाया है। इसने वैक्नोलॉजिक जिम्मेदारी, सामाजिक पक्षपात और मानवता की प्रकृति के बारे में अनगिनत चर्चाओं और बहसों को जन्म दिया है। फ्रैंकेनस्टाइन साहित्य के क्षेत्र में वैक्नोलॉजिक प्रगति की नैतिकता की खोज में एक मील का पत्थर बन गया, एक तरह का गैलीलियो ट्रायल। जैसे जैसे तकनीक अभूतपूर्व गति से आगे बढ़ रही है, यह उपन्यास एक कठोर अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि अनियंत्रित महत्वाकांक्षा के गंभीर परिणाम हो सकते हैं, और यह हमारी रचनाओं के नैतिक निहितार्थों पर विचार करने के महत्व को रेखांकित करता है। उस मॉन्स्टर की दुर्दशा, जिसका जन्म एक ऐसी दुनिया में हुआ है जो उसे उसके रूप के लिए अस्वीकार करती है, पूरे इतिहास में हाशिए पर मौजूद समूहों के साथ प्रतिध्वनित होती है। फ्रैंकेनस्टाइन उन लोगों के अनुभवों के लिए एक शक्तिशाली रूपक बन गया है जिन्हें जाति, धर्म, यौन अभिविन्यास या अन्य पहचान के आधार पर बहिष्कृत और अमानवीय बनाया जाता है। इस उपन्यास की स्थायी अपील समय और स्थान से परे जाने की इसकी क्षमता में निहित है। ये उन मूलभूत प्रश्नों को प्रस्तुत करता है जो सदियों से मानवता को परेशान करते रहे हैं। इंसान होने का क्या अर्थ है? अपनी रचनाओं के लिए हमारी क्या जिम्मेदारी है? क्या होता है जब हम उन लोगों में अपनी साझा मानवता को पहचानने में विफल हो जाते हैं जो हमसे अलग हैं? 200 साल पहले लिखी गई फ्रैंकेनस्टाइन आज भी लोगों को अपनी ओर खींचती है। जवान हो या बूढ़े, सबको इसके पन्नों में कुछ न कुछ मिलता है। इस किताब ने बहुत सारे कलाकारों को नई कहानियां, कला और फिल्में बनाने के लिए प्रेरित किया है। दुनिया भर के स्कूलों में फ्रैंकेनस्टाइन पढ़ाई जाती है। हर पीढ़ी इसके डर और इंसान होने के मायने जैसे विषयों से जूझती है। आज भी विद्वान इस किताब पर रिसर्च और लेखन करते हैं, इसके अर्थ और महत्व पर बहस करते हैं। फ्रैंकेनस्टाइन की कहानी किताब से आगे निकल गई है। बड़े से बड़े स्टेज से लेकर छोटे से छोटे थिएटर तक फ्रैंकेनस्टाइन को नए रूप में ढाला जाता है। इसका असर संगीत, पेंटिंग्स और यहाँ तक कि वीडियो गेम्स में भी देखा जा सकता है। कभी दहशत का प्रतीक, अब यह हैलोवीन उत्सव का एक अभिन्न हिस्सा बन गया है। इसका भयानक चेहरा डर का प्रतीक बन गया है जो हमारी संस्कृति में बस गया है। कहानी और उसका दैत्य दोनों ही अमर हो गए हैं।
ये साबित करते हुए कि महान कहानियां समय के साथ बनी रहती हैं, युगों युगों तक गूंजती रहती हैं। विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन अपने बनाए हुए दर से भाग रहा है, आर्कटिक के बर्फीले जंगल में शरण लेता है। यूज लगता है कि यह विशाल जमा हुआ किंगडम यूज उसके कर्मों के रिजल्ट से बच सकता है, लेकिन वो क्रीचर रिलेंटलेस है। जैसे विक्टर के दिल में तूफान उमड़ रहा है, वैसे ही एक तेज हवा बर्फीले मैदानों में चल रही है। यूज याद दिलाती है कि वो क्रीचर करीब आ रहा है, लेकिन वो क्रीचर सिर्फ बदला नहीं चाहता, वो चाहता है कि विक्टर उसके एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट करे। मुझे क्यों बनाया सर? फाइनली विक्टर समझ जाता है वो अपनी क्रिएशन से नहीं भाग सकता और ना ही वो खुद से भाग सकता है। टूटे हुए, हारे हुए, पछतावे और निराशा से भरे हुए विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन बर्फीले समंदर में बहते हुए पाए जाते हैं। एक जहाज के क्रू ने उन्हें बचाया। कैप्टन रॉबर्ट वॉल्टन विक्टर की कहानी सुनकर दंग रह जाते हैं। उनमें वो अपनी अधूरी महत्वाकांक्षाओं का अक्स देखते हैं। अपने आखिरी दिनों में विक्टर अपनी कहानी वॉल्टन को सुनाते हैं। एक सीख देने वाली कहानी, जीवन और मृत्यु की शक्तियों को नियंत्रित करने की इंसान की कोशिश की कहानी। वो उस प्राणी के बारे में बताते हैं जो उन्होंने बनाया था, एक दुखी आत्मा जो प्यार की चाहत रखता था और क्रोध से भरा हुआ था। विक्टर की मृत्यु के बाद वह प्राणी प्रकट होता है, एक अदृश्य डोर से बंधा हुआ, अपना दुख व्यक्त करने के लिए। वो विक्टर के लिए आंसू बहाता है, एक ऐसा कार्य जो गहरे दुख और समझ से भरा होता है। अंततः फ्रैंकेनस्टाइन हमें दुख की विरासत के साथ छोड़ देता है, एक याद दिलाता है कि हम उन प्राणियों के लिए जिम्मेदार हैं जिन्हें हम दुनिया में लाते हैं। 200 साल पहले एक स्टॉर्मी नाइट में मैरी शेली ने फ्रैंकेनस्टाइन लिखा था। आज भी यह कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। यह एक टाइमलेस वार्निंग है कि एम्बिशन की कोई सीमा नहीं होनी चाहिए। साइंस का घमंड खतरनाक होता है, और अगर हम ये सोचते हैं कि हम भगवान हैं, तो उसके टेरिबल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। ये कहानी सिर्फ एक हॉरर स्टोरी नहीं है, ये ह्यूमन साइकी के बारे में बताती है, क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन के बीच के स्ट्रगल को दिखाती है, अच्छाई और बुराई को एक्सपोज करती है। आज के समय में जहां टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है और साइंस में नित्य नए डिस्कवरीज हो रहे हैं, फ्रैंकेनस्टाइन के लेसन्स पहले से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हर डिस्कवरी के साथ, हर कदम आगे बढ़ाने से पहले हमें एथिकल इम्प्लीकेशंस के बारे में सोचना चाहिए। नॉलेज की परस्यूट जरूरी है, लेकिन कंपैशन, अंडरस्टैंडिंग और रिस्पेक्ट फॉर लाइफ को कभी भी पीछे नहीं छोड़ना चाहिए। फ्रैंकेनस्टाइन हमें अपने अंदर के अंधेरे का सामना करने के लिए मजबूर करता है, ये एक्सेप्ट करने के लिए कि हम सब में बुराई करने की क्षमता होती है। यह हमें याद दिलाता है कि असली राक्षसता अक्सर हमारे एक्शन से, हमारे चॉइसेस से और हम उन लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं जो हमसे अलग हैं, उससे पैदा होती है। इस कहानी का सबसे बड़ा मैसेज है होप और रिडेम्पशन का। यह हमें याद दिलाता है कि दर्द और निराशा के बावजूद हमारे पास बदलने की, ग्रो करने की और काइंडनेस चुनने की क्षमता है। यह एक आह्वान है कि हम अपनी शेयर्ड ह्यूमैनिटी को याद रखें, मतभेदों को मिटाएं और उन लोगों तक पहुंचें जो अकेले हैं। फ्रैंकेनस्टाइन की ताकत इस बात में है कि यह समय और जगह से परे ह्यूमन एक्सपीरियंस पहुंचता है। रिलेशन, अदर, पहचान की तलाश और एक्सेप्टेंस की हर तरह के रीड करती है। मॉन्स्ट्रस फसाड के ये रचना इंसान के मूल को दर्शाती है, महसूस करना, दुखी होना, दुनिया के अन्याय के खिलाफ। ये हमें याद दिलाता है अच्छे और बुरे का मिश्रण है, हमारी प्रीकंसीव्ड नोशंस को चुनौती देता है, हमें अपने डर का सामना करने पर मजबूर करता है और हमें जजमेंट के बजाय कंपैशन चुनना सिखाता है। ये एक ऐसी दुनिया बनाने का आह्वान है जो डिफरेंस से डरने के बजाय उसे अपनाए। एक ऐसी दुनिया जहां हर कोई अपीयरेंस या ओरिजिन की परवाह किए बिना किसी प्रेजुडिस और डर के जीने को स्वतंत्र हो। फ्रैंकेनस्टाइन की विरासत बनी हुई है। ये एक ऐसी कहानी है जिसे हर जनरेशन पढ़ेगी, उस पर विचार करेगी, चर्चा करेगी